जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसके 18 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास में 29 दिसंबर 2024 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी हुई जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, रक्त कोशिका। तो यहां पे देखो भी अंडाणु है ये अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है भी, सबसे बड़ी कोशिका है ये, सबसे छोटी कोशिका यानी लंबी नहीं है, ये सबसे बड़ी कोशिका है भी। ठीक है, दूसरी बात यहां पे आती है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है फिर? सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका है वो आपकी आती है शुक्राणु है वो सबसे, मानो कि शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है और तंत्रिका कोशिका है ना ये सबसे लंबी होती है भी, लगभग 1 मीटर के करीबन होती है भी। इसकी जो लंबाई है तंत्रिका कोशिका की, नर्वस सेल की, वो 1 मीटर की होती है। वसा कोशिका है ये एक प्रकार से इसमें वसा का स्टोरेज होता है भी। ठीक है, और रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है भी, रक्त कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की। वैसे रक्त कोशिका है वो 2 प्रकार की होती है, यानी एक तो रक्त आ गया और एक आपका प्लाज्मा आ गया। और वैसे रक्त कोशिकाएं हैं वो आरबीसी हो गया एक, तो एक डब्ल्यूबीसी हो गया और एक प्लेटलेट्स हो गया भी। ठीक है, एक प्लेटलेट्स हो गया। और डब्ल्यूबीसी के अंदर है वो केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक है वो नहीं पाया जाता भी। अपवाद के रूप में ऊंट, लामा, जिराफ, इनके अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और एक आपका मेंढक है, मेंढक के अंदर भी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और प्लेटलेट्स है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता भी, इसमें भी केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? यानी जनन है ना, जनन 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला आपका होता है जनन अलैंगिक जनन, या फिर लैंगिक बोल दो, लैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन हो गया, दूसरा है वो आपका अलैंगिक जनन हो जाएगा भी, अलैंगिक जनन हो जाएगा। अब लैंगिक जनन है वो उसके अंदर है वो आपको क्या है 2 कैंडिडेट की आवश्यकता होगी। एक तो आपके पास में मादा होना चाहिए और एक आपके पास में नर होना चाहिए, तभी क्या है लैंगिक जनन हो पाएगा। और सबसे ज्यादा जो भिन्नताएं आती है वो लैंगिक जनन से आती है भी। ठीक है, उसके बाद में अलैंगिक जनन है वो 2 प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन का ही एक दूसरा पार्ट ये होता है कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन बोल सकते हैं इसको, कायिक जनन। ठीक है, अब ये कायिक जनन है ये पादपों में होता है भी, पादप के अंदर पेड़ पौधों में होता है। लैंगिक जनन है ये आपके जो कम विकसित जीव है, जो कम विकसित या फिर एक कोशिकीय भी बोल सकते हैं, कम विकसित जो जीव है इसके अंदर कौन सा जनन होता है? तो अलैंगिक जनन होता है भी। ठीक है, कायिक जनन के अंदर है क्या होता है, कायिक जनन के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं ये देखो। तो कायिक जनन के अंदर है वो जड़ भाग लेती है भी, जड़, तना,
और पत्ती, जड़, तना और पत्ती, ये चीजें भाग लेती है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कायिक जनन में कौन भाग नहीं लेता, तो फूल है ना, फूल, ये कायिक जनन में भाग नहीं लेता, और एक है फूल और एक बीज, फूल और बीज है ये कायिक जनन के अंदर भाग नहीं लेते भी। जड़ और तना, पत्ती, ये तीन चीजें कायिक जनन में भाग लेती है। तो अगर मैं बात करूं जड़ की, तो यहां पे शकरकंद, शकरकंद है ना, शकरकंद, उनकी जड़ें हैं वो जनन मूल है भी, ठीक है, उनकी जड़ों से क्या है नया पौधा अपन उगा सकते हैं। पत्ती है, पत्ती है वो आपका ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, या फिर इसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, पत्थर चट्टा, ठीक है, पत्थर चट्टा है वो, उन पत्थर चट्टे की जो पत्ती है ना वो जनन का कार्य करती है। पत्थर चट्टे की पत्ती से अपन क्या है नया पौधा उगा सकते हैं भी। तना है, तने से अपन है वो जैसे गन्ना है, गन्ना है वो तने से लगाया जाता है, जैसे अंगूर की बेल है, अंगूर की बेल हो गया, ठीक है, और गुलाब है, गुलाब की कलम लगाई जाती है, तो ये तने से क्या है अपन नया पौधा उगा सकते हैं। तो यहां पे ब्रायोफिल्म में क्या होता है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो पत्तियों की कोर पर विकसित हुई कलियों द्वारा, यानी जो पत्थर चट्टा या फिर जो ब्रायोफिल्म है, इनकी पत्तियों के ऊपर है वो एक नई पत्ती, नई कलिका के रूप में विकसित हो जाती है भी। इनकी पत्ती के ऊपर है, इनकी पत्तियों की जो कोर होती है ना, उनके ऊपर एक नई कली विकसित हो जाती है, और जब वो पत्ती टूट करके मर्दा के अंदर यानी मिट्टी के अंदर गिरती है, मिट्टी पे गिरती है, तो वहां पे वो क्या है एक नया पौधे का विकसित कर देगी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। स्त्री केशर है, स्त्री केशर ये पुष्प होता है ना, पुष्प, पुष्प का मादा जनन अंग है भी, मादा जनन अंग है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ग्रुप डी के अंदर। पुष्प का मादा जनन अंग होता है स्त्री केशर, और पुष्प का जो नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है पुष्प का, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका पुंकेशर। चीजें समझ में आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है, स्थूलकोण ऊतक जिसे कोलेन कायमा बोलते हैं, दंडोतक जिसे सकलेन कायमा बोलते हैं, मृदुतक जिसे पेरेन कायमा बोलते हैं, और एदा कैम्बियम बोलते हैं जिसको। देखो भी अब यहां पे उत्तक की बात आई है, तो उत्तक की मैंने एक क्लास लगाई है बढ़िया तरीके से पादप की, और उस पे जंतु उत्तक की मैं लेके आने वाला था, लेकिन मनोबल डाउन हो गया अभी, यानी पादप कोशक, पादप उत्तक की जो मैंने क्लास लगाई थी उसके अंदर मैंने 100% आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से यानी कंटेंट दिया, और उसके अंदर जैसे अपन देखें व्यू की ओर, तो नामात्री व्यू है अभी, तो इसीलिए मनोबल डाउन होने के कारण है वो जंतु उत्तक आपका आ नहीं पाया अभी। अब देखो भी उत्तक है वो आपका, अब पढ़ लेना वो जो पादप उत्तक की जो क्लास लगी है ना, अगर रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछेगा ना उत्तक से, पादप उत्तक से, तो वो अपनी क्लास से आएगा, ए भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भी, शर्त है इस चीज की। अब देखो भी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है विभज्य उत्तक, और एक होता है आपका जिसे मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं विभज्योतक, विभज्योतक, और एक आपका होता है स्थायीयोतक। अब विभज्योतक उत्तक है ना, ये आपका जहां पे कोशिकाएं विभाजित होती है या फिर विभाजन का कार्य चलता रहता है, वहां पे विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कार्य करता है, और ये 3 प्रकार का होता है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। आगे देखो स्थायी उत्तक, और जब कोशिका है वो विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक स्थायी कार्य करने लग जाती है, तो वो क्या कहलाती है, स्थायी उत्तक में आ जाती है। जब कोई कोशिका है वो विभाजित होने की क्षमता खो देती है, तो वो किस में आ जाती है, फिर स्थायी उत्तक में आ जाती है। अब स्थायी उत्तक फिर 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है जटिल उत्तक, एक होता है सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक, और एक होता है आपका जटिल स्थायी उत्तक। अब जटिल स्थायी उत्तक के अंदर अपन जाइलम और फ्लोएम पढ़ते हैं, और सरल स्थायी उत्तक के अंदर है वो हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं इसको, एक होता है आपका स्थूलकोण उत्तक, और एक होता है दंडोत्तक, और एक होता है मृदुत्तक। ये 3 किसके भाग है, सरल स्थायी उत्तक के भाग है। अब देखो भी आपका जो मृदुत्तक है पेरेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, पेरेनकाइमा उत्तक है वो पौधे में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये बोले तो पदार्थों का या फिर भोजन का स्टोरेज करके रखता है भी, और इसके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मृदुत्तक होता है ना, इनके बीच में मृदुत्तक जिसे अपन पेरेनकाइमा बोलते हैं, इसके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये भोजन का स्टोरेज करके रखता है भी, एक प्रकार से भोजन का स्टोरेज
करता है भोजन को। अब उसके बाद में दृढ़ोत्तक, पहले स्थूल कोण उत्तक की बात कर लेते हैं। ये आपका कोलेन कायमा है। अब ये क्या करेगा, ये आपका जीवित कोशिकाओं का बना होता है और ये पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। यानी जब अपन कोई टहनी है उसको एक बार एक प्रकार से झुका दें, नीचे की ओर खींचते हैं तो वो टूटती नहीं है भी, वो क्या है, एक प्रकार से लचीलापन ही उसमें होता है जिसके कारण वो टूटती नहीं है भी। तो लचीलापन कौन देता है, तो स्थूल कोण उत्तक जिसे कोलेन कायमा बोलते हैं, ये देता है भी। दृढ़ोत्तक है ना, ये एक प्रकार से आपका मर्त उत्तक है भी, यानी मर्त कोशिकाओं से बना होता है। जैसे नारियल का बाहरी छिलका देखा है क्या आपने, नारियल का बाहरी छिलका आपने देखा है क्या, वो दृढ़ोत्तक का बना होता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, जिसे स्क्लेरेन कायमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पौधे को क्या करता है, मजबूती, ये पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करता है भी, कठोरता और मजबूती प्रदान करता है दृढ़ोत्तक, जो कि मर्त सेल का, मर्त कोशिकाओं का बना होता है। और उदाहरण के लिए आपका नारियल हो गया, नारियल का बाहरी छिलका है वो इसी का बना होता है। स्थूल कोण उत्तक है, ये क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है भी। और मृदुत्तक है, ये भोजन का स्टोर करके रखता है। और इसके बीच में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला उत्तक है वो आपका पेरेनकाइमा यानी मृदुत्तक की भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें आप बात करते हैं भी कॉपर के विद्युत अपघटन परिष्करण में निम्नलिखित में से विद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। यानी कॉपर है, कॉपर धातु का क्या करते हैं, कॉपर धातु का विद्युत अपघटन करवाते हैं भी, विद्युत अपघटन करवाते हैं। और विद्युत अपघटन करवाएंगे तो आपको पता है भी कॉपर का विद्युत अपघटन कब हो सकता है, जब आप इनका जलीय विलयन लोगे, जलीय विलयन। और कॉपर का जलीय विलयन लोगे ना, तभी क्या है, कॉपर का आप विद्युत परिष्करण करवा सकते हैं। यानी कॉपर को एक प्रकार से अच्छा यानी शुद्ध कर सकते हैं। परिष्करण का मतलब होता है भी अपघटनी विधि के द्वारा शुद्ध करना आपको। जैसे सोडियम है, अब सोडियम का अगर आप शुद्ध करते हैं, सोडियम को आप परिष्करण कर रहे हैं तो सोडियम का जलीय विलयन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी अन्य सोडियम का जलीय विलयन ले लो, जैसे NaCl ले लो, या फिर आप इसे सोडियम सल्फेट भी ले सकते हैं। तो यहां पे आप क्या, कौन सा लोगे, कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉपर सल्फेट, इसका जलीय विलयन लोगे भी आप। तो जब विद्युत अपघटन करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा आपको। कॉपर को विद्युत धारा के द्वारा है, विद्युत के द्वारा शुद्ध करेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा भी। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनिया होता है आपका NH3, अमोनिया क्या होता है आपका NH3 होता है, और अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है। अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है। अब NH3 अमोनियम है, ये आपका क्या होता है, +1 होता है भी, अमोनियम +1 होता है। और सल्फेट SO4 होता है और ये -2 होता है। करवा दो तो ये हो जाएगा आपके पास में NH4, ये 2 है, इधर आएंगे तो इसके गुणा में लगेंगे, ये 2 गुणा में लगा दिया और फिर आ गया SO4, तो ये बन जाएगा NH4 की ट्वाइस SO4। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनके जो +1 है वो इनके पैरों में चला जाएगा और इनका -2 है वो इनके पैरों में आ जाएगा। जिनका +1 है वो लगाए या नहीं लगाए एक ही बात है। ठीक है ना, +1 को नहीं लगाते भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। यानी एक संतति कोशिका है, डॉटर सेल है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो किस प्रक्रिया के द्वारा आधी हो जाती है। तो पुत्री कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या एक तो होती है भी समान बनी रहती है, भी समान बनी रहती है। ठीक है, दूसरी होती है भी पुत्री कोशिका के अंदर है वो गुणसूत्रों की जो संख्या है ना वो आधी हो जाती है भी, वो क्या होती है, आधी। आधी क्यों होती है, तो समान किस में बनी रहती है, समसूत्री में। समसूत्री विभाजन होगा ना तो उसमें एक पैरेंट सेल से, एक मात्र सेल से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा भी, 2 डॉटर सेल का निर्माण होगा और उसमें गुणसूत्रों की संख्या वो समान बनी रहती है भी। सह से समसूत्री और सह से समान बनी रहती है। एक होता है आपका अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है भी, एक मात्र सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है भी, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्ध से आधा, तो यहां पे गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। मात्र सेल की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है,
आधी हो जाती है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी और आपको प्रकृति बतानी है। देखो भाई वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बतानी है, तो r बराबर क्या होता है, 2f होता है भी, यानी वक्रता त्रिज्या को r से शो करते हैं और फोकस दूरी को f से शो करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है भी, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाए, वक्रता त्रिज्या की आधी। फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या 20 दे रखी है, तो फोकस दूरी कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो फोकस दूरी आपके पास में 10 आ गई। अब वक्रता त्रिज्या आपको प्लस में दे रखी है भी, क्या दे रखी है, धनात्मक दे रखी है। और जब वक्रता त्रिज्या मान लो या फिर फोकस मान लो, फोकस दूरी मान लो, वक्रता त्रिज्या अगर माइनस में है तो फोकस दूरी माइनस में होगी, और फोकस दूरी अगर माइनस में है तो वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगी। अगर माइनस में है तो वो कौन सा, प्लस में है तो वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और क्षमता है वो पॉजिटिव होती है, और उत्तल लेंस, इन दोनों की, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी और क्षमता दोनों पॉजिटिव होती है भी। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण जो फोकस दूरी और क्षमता है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है भी। तो यहां पे आपके पास में प्लस 10 और उत्तल, प्लस 10 और उत्तल 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी आपके पास है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी परिवहन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। परिवहन से संबंधित आपको बताना है। तो धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, बिल्कुल सही बात है भी ये बात। यानी धमनियां और एक होती है आपकी शिराएं। धमनियां क्या करती है, शुद्ध रक्त का परिवहन करती है भी, और शुद्ध रक्त का परिवहन करेगी तो वो हृदय से रक्त लेके जाएगी और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देगी। और शिराएं क्या करती है, शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है भी। तो ये क्या करेगी, शरीर में जो अशुद्ध रक्त है उसको वापस फेफड़ों में उसको वापस से यहाँ पे अपने हृदय में लेके आएगी। तो यहाँ पे धमनियां वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, बिल्कुल सही बात है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो धमनियां होती है ना, धमनियां होती है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है भी, दबाव है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो उनकी जो धमनियों की जो दीवारें हैं वो पतली नहीं हो सकती भी, ठीक है, पतली नहीं हो सकती है, और लोचदार भी नहीं होती भी, ठीक है ना, लोचदार भी नहीं होती है। तो जो धमनियां हैं उनकी जो दीवारें हैं वो क्या होती है, मजबूत होती है। क्यों मजबूत होती है, क्योंकि धमनियों के अंदर है वो दबाव बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। धमनियों के अंदर दबाव ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण है वो धमनियों में जो दीवारें हैं वो मोटी होती है, और इसमें कपाट नहीं पाए जाते भी, कपाट नहीं पाए जाते। कपाट क्या करते हैं, कपाट रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं भी, ठीक है ना। तो धमनियों के अंदर कपाट नहीं होते भी। उसके बाद में अगला देखो, शिराओं में कपाट होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में बहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी शिरा होती है उसके अंदर क्या होता है, दबाव कम होता है भी, शिरा के अंदर दबाव कम होता है। दबाव कम कैसे होता है भी, ये शरीर के अंगों से और हृदय में रक्त लेके आ रही है, तो दबाव कम है। दबाव कम है तो इसका मतलब है भी रक्त है वो वापस भी बह सकता है भी, रक्त है वो वापस भी बह सकता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, कपाट होता है ताकि रक्त को एक ही दिशा में बहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीसरा भी सही है, तो दूसरा गलत है। इसके अंदर कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है भी इसमें, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, कप सिरप होती है, उसमें निम्न में से किस एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है भी। कप सिरप के अंदर कौन से एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, एथेनॉल का, मेथेनॉल का, प्रोपेनॉल का, या फिर एथेनोइक एसिड का। तो यहाँ पे आपका जो मेथेनॉल है ना, ये तो जहरीली शराब होती है भी, सेवन करने पर क्या हो जाता है, व्यक्ति की हाथों हाथ मृत्यु हो जाती है भी। तो एथेनॉल का करते हैं जिसे C2H5OH कहते हैं, C2H5OH। प्रोपेनॉल होता है C3 और H7OH, ये प्रोपेनॉल होता है भी। एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल बोलते हैं जिसे CH3COOH, ये क्या आपका एसिटिक CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल बोल दो या फिर एसिटिक अम्ल बोल दो। तो किसका यूज करते हैं, तो ये आपका C2H5OH एल्कोहल का यूज करते हैं।
एल्कोहल का यूज किया जाता है कफ सिरप में। जो खांसी की जो दवाई होती है ना, खांसी की जो सिरप होती है, जो दवा होती है, ठीक है, उसके अंदर है वो एथेनॉल होता है भी कुछ मात्रा में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, द्रव के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। द्रव के कण के संबंध में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें पहला है भी वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं भी। इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता भी, इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है। तो एक बार इसको होल्ड पे रखो। वे निरंतर गतिशील होते हैं भी, द्रव के कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वे बहुत छोटे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो द्रव के जो कण होते हैं ना, द्रव्य के जो कण होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा होती है? सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है भी। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है भी। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द्रव्य के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसीलिए कोई पदार्थ बनता है भी। जैसे ये मान लो भी कांच का हमने क्या बनाया? कांच का हमने एक ग्लास बनाया, ग्लास। अब द्रव्य एक प्रकार से ग्लास हो गया। अब ग्लास है वो बहुत से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब उन छोटे छोटे कणों के अंदर है वो क्या है? आकर्षण बल है, एक दूसरे को आकर्षित करने का बल है, तभी वो ग्लास बना हुआ है। अगर एक दूसरे को आकर्षित करने का बल नहीं होता तो ग्लास बनता ही नहीं भी, ठीक है। और उसके बाद में वे निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल निरंतर गतिशील होते हुए। सबसे कम गतिशील है वो ठोस के अंदर होते हुए, जो कण है वो ठोस के अंदर कम गतिशील होते हैं। और उसके बाद में द्रव के अंदर अधिक और गैस के अंदर सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, ठीक है। और वे बहुत छोटे होते हैं, वो द्रव्य के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके बीच रिक्त स्थान नहीं होता भी, रिक्त स्थान पाया जाता है भी, तभी वो गति करते हैं, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य के कणों के बीच में क्या है? जो पदार्थ है उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी अवतल या फिर उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण निकलेगी। तो यहां पे मैं मुख्य ये अवतल दर्पण ले लेता हूं, ये इसका मुख्य एक्स हो जाएगा, मुख्य एक्स हो जाएगा। और यहां पे फोकस मान लो ये फोकस है, तो इससे अपन क्या है? इसने बोला भी अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, फोकस से परावर्तन के बाद में। अब फोकस से परावर्तन के बाद में ये फोकस से जा रही है, और परावर्तन के बाद में क्या होगा इसका? परावर्तन के बाद में जैसे ही परावर्तन होगा, परावर्तन होने के बाद में मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी भी, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे मुख्य एक्स के लंबवत होगी या फिर मुख्य एक्स के पैरेलल यानी मुख्य एक्स के समांतर होगी भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ये इसकी एक कंडीशन होती है भी, जैसे ये वक्रता केंद्र से जाएगी भी, ये अपना मुख्य एक्स है, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। जब ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही वापस होकर आ जाएगी भी, यानी ये एक प्रकार से जैसे ही वक्रता केंद्र से जाएगी तो टकराने के बाद में वापस वक्रता केंद्र से होकर निकलेगी। और जितने एंगल से ये यहां पे आ रही है, ध्रुव के ऊपर जितने एंगल से आ रही है, उतने ही एंगल से ये क्या ध्रुव से निकलेगी भी, इस प्रकार से। तो ये जो एंगल आई है और एंगल आर है वो दोनों बराबर होंगे भी, ठीक है। और फोकस से होकर गुजरेगी तो वो मुख्य एक्स के पैरेलल होगी। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से एथीन में कार्बन की संयोजकता कितनी है? देखो भी कार्बन होता है, कार्बन चाहे वो एथीन में हो, चाहे वो मेथेन में हो, चाहे वो किसी में भी हो, आपको पता है भी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहां पे ये क्या करता है भी, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो ये दोनों ही कंडीशन नहीं करेगा भी, ना तो ग्रहण करेगा ना त्यागेगा। ये क्या करेगा? ये संयोजकता के द्वारा है वो एक प्रकार से बंध बनाएगा भी। तो कार्बन के पास में 4 हाथ होते हैं, 4 संयोजकता होती है भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब देखो भी 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, और यहां पे रूपांतरण से पहले और बाद की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है, बिल्कुल सही बात है। रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद में जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है सदैव। रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा है वो स्थिर नहीं रहती, तो ये बात गलत है भी। और ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता और न ही नष्ट किया जा सकता, ठीक है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है भी। अब इसके अंदर क्या होता है भी, यहाँ पे जैसे अपन समीकरण को संतुलित करते हैं भी, कोई भी इक्वेशन अपने पास में, उस इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं भी, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। तो ये आपके पास में जैसे जितनी अपने पास में ऊर्जा पहले थी, जितनी ऊर्जा अपने पास में थी भी, ये मान लो 5 जूल ऊर्जा अपने पास में, और इसका हमने रूपांतरण कर दिया, रूपांतरण करके यानी इसको बदला तो भी अपने पास में क्या है, ऊर्जा है वो 5 जूल ही होगी भी। यानी जितनी ऊर्जा यहाँ पे थी उतनी ऊर्जा अपने पास में आ जाएगी, चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, इसका ऊर्जा का न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो सत्य नहीं है वो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, उनसे क्या कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थ है उसे सरल पदार्थों में तोड़ता है। अब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ता कौन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर तेल। तो आपको पता है भी एंजाइम है वो क्या है, जो जटिल पदार्थ होते हैं उस जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़ने का कार्य करता है कौन, एंजाइम। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है भी, सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है भी, ठीक है। कितनी मिलती है, 9.3 कैलोरी प्रति किलो या फिर किलो कैलोरी मिलती है भी, 9.3, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जिसका अपन आसानी से एक प्रकार से उसका अपघटन कर सकते हैं भी, अपघटन कर सकते हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर है वो उसका अपघटन कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरणीय होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते भी ये, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बैग है, ये अजैव निम्नीकरणीय है, और कांच है, और उसके बाद में विद्युत तार है, ये क्या होते हैं आपके अजैव निम्नीकरणीय होते हैं भी। मर्त पादप है ना, ये आपका जैव निम्नीकरणीय है, जिसका अपघटन होगा ना तो पर्यावरण के ऊपर है वो इसका गलत असर नहीं पड़ेगा भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता रो है और इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी, प्रतिरोधकता को रो के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब प्रत्येक प्रतिरोधकता है, इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो याद रखना, प्रतिरोधकता होती है ना वो एक तो पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, पदार्थ किसका बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा तापमान के ऊपर, अगर तापमान ज्यादा है तो प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी। और पदार्थ की उत्पत्ति भी सोने का बना हुआ है, चांदी का है या फिर तांबे का है, तो वो आपको पदार्थ की जो एक प्रकार से अपन प्रकृति बोल सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है भी। यानी पदार्थ है जो आपका पदार्थ यानी तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और प्रतिरोधकता है वो तापमान पर निर्भर करती है। अब ये मान लो भी एक इतना अपने पास में तार है और ये सिल्वर का है भी,
किसका है, सिल्वर का है, और सिल्वर की प्रतिरोधकता है वो अपने पास में रो है। अब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अभी 3 समान भागों में डिवाइड कर दो या फिर 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक की जो प्रतिरोधकता है ना वो कितनी रहेगी, रो ही रहेगी भी। अब प्रतिरोध होता ना, प्रतिरोध है वो तो आपका एक प्रकार से होता है भी L/A, तो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए प्रतिरोध है तो वो तो लंबाई के समानुपाती होता है भी। जितना आप बढ़ाओगे उतना, जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ेगा भी। लेकिन यहां पे क्या होता है, प्रतिरोधकता 2 पदार्थों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर भी किसका बना हुआ है और तापमान के ऊपर। अब सिल्वर का आप ये मान लो भी 1 फुट का तार ले लो, चाहे सिल्वर का 10 फुट का तार ले लो, उसकी प्रतिरोधकता कितनी रहेगी, रो ही रहेगी। इसके कितने भी टुकड़े कर दो आप, 3 नहीं आप 4 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, तो भी इसकी प्रतिरोधकता है वो रो ही रहेगी। ठीक है, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है भी, ओम मीटर होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सतृप्त यौगिक है भी। सह से सतृप्त और सह से सिंगल, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध आना चाहिए, वही आपका क्या होगा, सतृप्त यौगिक होगा भी। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आपका कौन से में आ जाएगा, असतृप्त में आ जाएगा भी, असतृप्त में। ठीक है, और सतृप्त यौगिक यहां पे देखो भी C2H6 ये आपका क्या है, तो ये आपका सतृप्त यौगिक है, यानी ये आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य है। इसे क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं भी। C3H8 है, ये आपका प्रोपेन है भी, ये आपका प्रोपेन है, ये भी एल्केन श्रेणी का सदस्य है। तो यहां पे सतृप्त कौन से हो गए, पहला और दूसरा सतृप्त है, और उसके बाद में तीसरा भी सतृप्त है भी, C4H10 है, ये भी आपका सतृप्त है, सॉरी चौथा। और C2H4 है ना, ये आपका एल्किन श्रेणी का सदस्य है, ये एल्किन का है, तो ये आपका सतृप्त नहीं है, ये असतृप्त है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन जोड़ने, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो अब ये हाइड्रोजन के हाथ कंप्लीट हो गए और कार्बन के भी हाथ कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद में बात ये आती है भी पहला और तीसरा, पहला दूसरा और चौथा, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा भाई। पहला दूसरा और चौथा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, तो C2H4 ये आपका एथीन है भी, ये आपका क्या है, एथीन है, और एथीन के अंदर है वो डबल बॉन्ड है, जिसके कारण ये क्या है, सतृप्त के अंदर नहीं आया अभी, ये असतृप्त यौगिक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी जब एक लड़की का जन्म होता है तो अंडाणु में पहले से ही हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। एक अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण करती है, एक अंडवाहिनी होती है वो गर्भाशय का निर्माण करती है क्या। दूसरा है अंडाशय द्वारा प्रति माह प्रत्येक अंडे का उत्पादन होता है क्या। और उसके बाद में डिंबवाहिनी नली को बच्चादानी के नाम से जाना जाता है क्या। तो देखो भी सही कथन कौन सा, ये आपको बताना है। यानी एक लड़की का जब जन्म हुआ ना, उस लड़की के अंडाशय में पहले से ही क्या है, हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, बिल्कुल सही बात है अभी। और जैसे ही लड़की अपने शरीर का मैच्योर करती है, लगभग 11 से 12 साल की जब लड़की होती है, तो उसमें एक प्रकार से मासिक चक्कर है, मासिक चक्कर जो कि 28 दिन का होता है, शुरू हो जाता है अभी। ठीक है, और जब पहला मासिक चक्र आता है तो उसे रजो दर्शन बोलते हैं भी, रजो दर्शन बोला जाता है। और अंतिम मासिक चक्र होता है तो उसे रजो निवृत्ति बोलते हैं, रजो निवृत्ति बोलते हैं। इसके अंदर ब्लीडिंग होती है भी। ठीक है, 4 से 5 दिन इसमें ब्लीडिंग होती है मासिक धर्म के अंदर, मासिक दर्शन बोलते हैं, और अंतिम को रजो निवृत्ति बोलते हैं। अब यहां पे देखो भी इसके अंदर है वो जैसे ही अंडे परिपक्व हो जाते हैं, जैसे ही अंडे है वो परिपक्व हो जाते हैं, तब क्या है, मासिक चक्र शुरू हो जाता है। अब ये बात पहले से ही। दूसरा देखो भी यह एक अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है भी। अंडवाहिनी गर्भाशय का निर्माण नहीं करती भी। ठीक है, अंडवाहिनी है वो गर्भाशय का निर्माण नहीं करती है,
और गर्भाशय का जो निर्माण करता है एक प्रकार से वहां पे अंडे के लिए जो एक प्रकार से बोले भी शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होता है उसके बाद में जो जाइगोट बनता है उसके लिए सुव्यवस्थित तरीका जो अपनाता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है ना। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या है, ऐसी कंडीशन यहां पे प्रिपेयर करता है, लेयर बनाता है, ठीक है। उसके बाद में अंडाशय द्वारा प्रति माह अनेक अंडों का उत्पादन होता है। तो ये भी बात गलत है, अभी अनेक अंडों का नहीं, एक अंडे का उत्पादन होता है। प्रत्येक माह एक अंडे का उत्पादन करता है अंडाशय, ठीक है। डिंबवाहिनी नली बच्चेदानी के रूप में जाने जाती है, नहीं, बच्चादानी क्या होती है, गर्भाशय होता है भी आपका, बच्चादानी गर्भाशय होता है। ये एक प्रकार से बच्चादानी यानी डिंबवाहिनी नली को बच्चादानी नहीं बोलते भी, ठीक है। तो ये भी बात गलत है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। और वैसे डिंबवाहिनी नलिका के अंदर है वो निषेचन होता है भी, क्या होता है भी, निषेचन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी इथेनॉल को 443 केल्विन के अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। इथेनॉल होता है आपका C2H5OH, ये आपका इथेनॉल होता है और इसको गर्म करते हैं 443 केल्विन ताप के ऊपर और उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ले रखा है। तो क्या बनेगा, CS2 डबल बॉन्ड CS2, यानी इसे अपन बोलते हैं एथीन। इसे क्या बोलते हैं, एथीन। तो इथेनॉल का जब 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, एथीन बनता है भी, एथीन बनता है। और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा भी, प्लस में आपके पास में यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में H2O जल बन जाएगा भी। तो ये एक तो एथीन बन गया और एक आपका जल बन गया। तो एथीन और जल जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो एथीन बनता है और H2O जल बनता है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी किसी वस्तु पर एक नियत बल F लगाया गया है, यदि वस्तु है तो बल द्वारा किया गया कार्य है वो धनात्मक होगा भी। अब देखो भी कार्य 3 प्रकार का होता है, कार्य है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कार्य है वो आपका शून्य भी हो सकता है भी, और कार्य आपका धनात्मक भी हो सकता है, और कार्य आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। देखो भी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है FD। W बराबर क्या होता है, FD होता है, F होता है बल, D होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे शून्य कब होगा, शून्य कब होगा। दूसरा इसका जो मेनली जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर होता है FD cos थीटा, FD cos थीटा, यानी ये डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट को जब अपन हटाते हैं तो उसमें क्या लिखता है, cos थीटा लिखता है भी। cos थीटा क्या है, बल और विस्थापन के मध्य में बनने वाला एंगल है भी। अब जब शून्य कब होगा वो देखो पहले, जब कोई कुल्ली ने अपने सर के ऊपर क्या है वजन को उठा रखा है और इस प्रकार धरातल पे चलते जा रहा है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनेगा तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है भी, कोस 90 डिग्री का मान है वो 0 होता है। तो यहां पे कार्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य आपका धनात्मक जब होगा जब अपन बल के, हमने बल लगाया इस दिशा में और इसी दिशा के अंदर है वो विस्थापन हो गया। जितना बल लगाया, जिस दिशा में हमने बल लगाया उसी दिशा के अंदर विस्थापन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है, और कोस 0 डिग्री का मान है वो 1 होता है भी, ठीक है। उसके बाद में जब हमने बल तो लगाया इस दिशा में और उसका विस्थापन हुआ इस दिशा में, कोई वस्तु है उस पर बल लगाया इस दिशा में, ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट है वो आपका इस दिशा में है। तो विस्थापन है वो सम्यक, विस्थापन है वो विपरीत है भी, विस्थापन आपका फोर्स के विपरीत है। तो फोर्स के विपरीत है तो यहां पे क्या होगा भाई, इसके अंदर है वो एंगल बनेगा दोनों के बीच में 180 डिग्री का। कितने का, 180 डिग्री का बनेगा। अब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहां पे कोस का जो मान है वो क्या आएगा भी, माइनस में आ जाएगा भी। कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है भी, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या।
तो इसके अंदर इसने क्या बोला है, बी जब वस्तु पर एक बल F लगाया जाता है, यदि वस्तु तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो वस्तु है वो बल की दिशा में अगर विस्थापित होती है, बल की दिशा के विपरीत अगर विस्थापित होती है तो वहां पे ऋणात्मक आएगा, आपका कार्य धनात्मक नहीं होगा। और बल की दिशा में अगर विस्थापित होती है, तो बल की दिशा में विस्थापित होती है तो उस समय में क्या होता है, कार्य आपका धनात्मक होगा भी। ठीक है, लंबवत विस्थापित होती है तो वहां पे 0 कार्य होगा, 0, और उसके विपरीत अगर विस्थापित होती है तो आपका जो कार्य होगा वो माइनस होगा। और अगर बल की दिशा में ही विस्थापित हो रही है वस्तु तो उस समय आपका जो कार्य है वो धनात्मक होगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भी विद्युत परिपथ P और विद्युत शक्ति P और विद्युत धारा I और विद्युत विभवांतर V और प्रतिरोध R के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है भी शक्ति के 3 फॉर्मूले हैं और शक्ति के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भी। P बराबर पहला फॉर्मूला है, P बराबर होता है VI, पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन में R। और तीसरा फॉर्मूला होता है P बराबर होता है I स्क्वायर R। ये 3 फॉर्मूले होते हैं और इससे मिलते जुलते ही आपके क्या है, हीट यानी उष्मा के भी फॉर्मूले होते हैं। उष्मा जिसे H से डिनोट करते हैं। H बराबर क्या होता है, VI ओनली फॉर गुणा के अंदर T लगाना है भी। उसके बाद में H बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T, और H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू T, बस। ठीक है, तो यहां पे V स्क्वायर अपॉन में R सही है, I R ये गलत है, VI ये भी सही है और I स्क्वायर R ये भी सही है। तो इसके अंदर है वो आपका 2 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भी धारावाही सीधे तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। भी एक धारावाही सीधा तार है, इस प्रकार से धारावाही सीधा तार है। यहां पे देखो भी, ये एक धारावाही सीधा तार है। अब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस प्रकार से गोलाकार होती है भी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस प्रकार से गोलाकार होती है इसमें। ठीक है, तो गोलाकार होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी वो आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, जिस दिशा के अंदर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है उस की ओर आपको क्या है, अंगूठा करना है। दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस दिशा में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में आपको अंगूठा करना है। आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी भी। ठीक है, तो यहां पे देखो भी, ये इस प्रकार से होती है भी, इस प्रकार से गोलाकार होती है एक प्रकार से। तो ये और इस प्रकार से लंबवत होगी ना, ये भी एक दूसरे के भी। आपकी धारा तो इस प्रकार से जा रही है, धारा तो आपकी इस प्रकार से जा रही है, और आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस प्रकार से भी। चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी में इस प्रकार से है, चाहे वो गोलाकार हो है इस तरीके से। तो तार के तल के लंबवत होगा भी। तार के तल के लंबवत अगर समांतर होता तो वो इस दिशा में होता है, इस प्रकार से होता। ठीक है, समांतर नहीं होता, वो इस प्रकार से गोलाकार होता है सभी में। इस प्रकार से एक सिंगल तार के अंदर है वो इस प्रकार से गोलाकार होता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र यानी तार के तल के लंबवत हो जाएगा भी ये। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों के साथ में। तो इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला भी अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का आपको चूज करना है। तो पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है अंडाशय है वो पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है क्या, नहीं करता। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है क्या, नहीं करता। मासिक धर्म को कंट्रोल करता है क्या, बिल्कुल करता है जी। और सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है क्या, नहीं करता। सभी अंगों के विकास को उद्दीपित है वो वृद्धि हार्मोन करता है भी। कौन करता है, वृद्धि हार्मोन करता है। और वृद्धि हार्मोन है वो आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है भी। वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो यहां पे मासिक धर्म को कंट्रोल करता है भी। मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म होता है भी जिस प्रकार से 28 दिन का चक्कर होता है ये। इस 28 दिन के चक्कर के अंदर है वो महिला में क्या होता है, 28 दिन का जो चक्कर होता है उसे मासिक चक्र बोलते हैं। और इस 28 दिनों के अंदर है वो
लगभग 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, ठीक है, योनि के अंदर वो 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के बाद में वापस एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये वापस से वही कंडीशन शुरू कर देगा गर्भाशय के अंदर भी। गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है भी, गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम से ही बच्चा जुड़ता है भी। बच्चा है जब गर्भाशय के अंदर आता है तो वो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम जब निषेचन नहीं होगा तो बच्चा है वो गर्भाशय में आएगा नहीं, ठीक है। तो निषेचन नहीं होगा जिसके कारण है वो ये ब्लीडिंग होती है, निषेचन नहीं हुआ तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम जो परत है वो और रक्त के साथ बाहर आ जाती है भी, ठीक है। तो जिससे क्या है 4 से 5 दिन तक ये क्या है आपकी ब्लीडिंग चलती है। उसके बाद में 14 दिन तक, यानी इस ब्लीडिंग के बाद में 14 दिन तक है वो एस्ट्रोजन है वो गर्भाशय को वापस वही कंडीशन, यानी ये तीनों के तीनों लेयर है वो लेके आता है। और जैसे ही गर्भाशय है वो विकसित हो जाता है, तीनों की तीनों लेयर बन जाती है, उसके बाद में अंडाणु है वो अंडाशय से अंडाणु है वो ओवेरी या फिर अपन बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है भी, ठीक है, जहां पे निषेचन होता है। तो ये प्रोसेस है वो 28 दिन की होती है भी। वापस 28 दिन के बाद में अगर शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ में संलयन नहीं हुआ तो वापस से वो 4-5 दिन की ब्लीडिंग रहेगी। उसके बाद में फिर 4-5 दिन के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन फिर वापस से वही कंडीशन बनाएगा, ठीक है। और उन कंडीशन को 14 दिन लगेंगे लेयर बनाने में। और उसके बाद में फिर अंडाणु है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा भी। अंडाणु अंडाशय से फेलोपियन ट्यूब के अंदर आता है और इधर से अगर शुक्राणु आ गया तो निषेचन हो जाएगा और ये आपका मासिक चक्कर है ये रुक जाएगा। अगर इधर से शुक्राणु नहीं आता तो वही फिर वापस कंडीशन हो जाती है, 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है। उसके बाद के अंदर 14 दिन तक आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है ये वापस से गर्भाशय को सुव्यवस्थित तरीके से सेट करता है, तो उसे ही मासिक चक्र बोलते हैं भी, मासिक धर्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन को कंट्रोल कौन करता है, तो ये अंडाशय करता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं भी। परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके वापस आना, ये परावर्तन होता है भी। तो परावर्तन का नियम कहां पे लागू होता है, समतल और गोलीय दर्पण, गोलीय दोनों पृष्ठ पर, न समतल और न गोलीय पर, केवल समतल गोलीय पर नहीं, केवल गोलीय समतल पर नहीं। तो देखो समतल दर्पण है जिस पे अपन चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण के ऊपर भी क्या होता है, परावर्तन होता है भी। समतल दर्पण के ऊपर भी परावर्तन होता है। और गोलीय दर्पण में आ गया आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण ये दोनों आपके गोलीय दर्पण में आ गए। तो यहाँ पे समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों के अंदर है वो क्या आता है, परावर्तन की कंडीशन, परावर्तन के नियम है वो लागू होते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन देखा गया। स्पाइरोगायरा है वो आपका कौन सा बहुकोशिकीय होता है भी, ये एक कोशिकीय नहीं होता, ये आपका बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय होता है। और ये इसमें आपका लैंगिक जनन भी होता है, और अलैंगिक जनन भी होता है। और अलैंगिक जनन के अंदर है वो आप क्या होता है, इसके अंदर होता है खंडन। और ये चीज आप एक प्रकार से नोट डाउन कर लेना भी। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था भी, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में होता है भी, खंडन सभी बहुकोशिकीय जीवों में तो नहीं होता, लेकिन केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होता है। वो क्या होता है, वो आपका खंडन होता है भी। और 10वीं क्लास की जो साइंस की बुक है उसके अंदर ओनली फॉर स्पाइरोगायरा का ही एग्जाम्पल दे रखा है भी। यहाँ पे स्पाइरोगायरा है वो बहुकोशिकीय जीव होता है और इसके अंदर जो जनन की जो विधि है वो अलैंगिक जनन है और वो क्या है भी, खंडन विधि के द्वारा करता है। तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में जो विभाजन होता है वो खंडन के द्वारा होता है, ठीक है। और द्विखंडन है ये आपका अमीबा के अंदर होता है। अमीबा है, युगलिना, पेरामीशियम है, पेरामीशियम की जो आकृति होती है वो चप्पल जैसी होती है भी, ठीक है। मुकुलन है वो हाइड्रा में होता है भी, मुकुलन है वो हाइड्रा के अंदर होता है। और कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये आपका पौधों में होता है भी।
पादपों में होता है, जैसे गन्ना है, गन्ने में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है भी, गन्ने का तना अपन लगाते हैं, ठीक है। और पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा है, इसकी पत्ती जनन करती है। शकरकंद है, इसकी जड़ें जनन करती है। और ये आपके पास में एक आ जाएगा गुलाब है, गुलाब भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भी, जिस प्रकार से केवल एक कोशिकीय जीवों में, केवल एक कोशिकीय जीव के अंदर है वो विभाजन होता है। केवल एक कोशिकीय जीवों में विभाजन होता है, तो वो आपका विखंडन के द्वारा होता है भी। ये ध्यान में रखना आप, केवल एक कोशिकीय जीवों में जो विभाजन होगा वो विखंडन होगा, ठीक है। और यहां पे केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में जो प्रजनन देखा जाता है, जनन देखा जाता है, वो खंडन विधि के द्वारा देखा जाता है भी, जैसे स्पाइरोगाइरा। आगे देखो, मैं नेक्स्ट आपके सामने है, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा हो जाती है। कोई स्प्रिंग खींचा है, कोई खींचा हुआ यानी धनुष का खींचा हुआ चाप है, या फिर हमने किसी वस्तु को ऊपर रख दिया, तो उन सभी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उन सभी के अंदर है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर्मूला आता है इसका mgh, m यहाँ पे मास, g ग्रेविटेशन, h यहाँ पे ऊंचाई होती है भी। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है भी। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो 1/2 mv² होता है। और याद रखना, गतिज ऊर्जा कभी भी है वो आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती भी, ये कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। तो हम स्प्रिंग को दबाकर रखते हैं, ठीक है, या फिर खींच के रखते हैं, या फिर धनुष के चाप को खींचे हुए रखा है, या फिर किसी वस्तु को ऊपर छोड़ा है, तो उन सभी में कौन सी ऊर्जा, तो उन सभी में गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। देखो भी, ध्यान में रखना, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है भी, प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब ये है भी, जैसे ही मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ करके, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ करके अन्य किसी धातु के साथ अगर इसको अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर देगा, और इस हाइड्रोजन गैस का क्या बना देगा, जल बना देगा भी। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दोनों ऐसी अपवाद के रूप में धातुएं हैं जो कि नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके, और नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है भी ये, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस तो अन्य धातुओं में भी करता है, लेकिन ये प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देगा, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ में जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियम ऊतक का एक उदाहरण है। एपिथेलियम ऊतक को अपन उपकला ऊतक भी बोलते हैं भी, उपकला ऊतक भी बोला जाता है, ये चीज भी ध्यान में रखना। एपिथेलियम ऊतक को उपकला ऊतक भी कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या है, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया प्रदान करना, नहीं, ये एपिथेलियम ऊतक का उदाहरण नहीं है। यानी एपिथेलियम ऊतक जिसे उपकला ऊतक बोलते हैं, ये 4 प्रकार का होता है भी। पहला प्रकार इसका ये होता है भी, एपिथेलियम ऊतक है वो पहला प्रकार है सल्की ऊतक, ये चपटा होता है, पतली होती है, सल्की ऊतक हो जाएगा, ठीक है, सल्की उपकला ऊतक। दूसरा होता है इसका प्रकार वो घनाकार या घनाभाकार या फिर घनाकार ऊतक, ठीक है, घनाभाकार भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। उसके बाद में स्तंभाकार ऊतक हो जाएगा, और उसके बाद में सत्रित सल्की ऊतक,
ये होता है। अब जो सल्की उत्तक होता है ना, इससे अपने जो रक्तवाहिनियां हैं उनका अस्तर बना होता है। भी रक्तवाहिनी होती है ना, उनका अस्तर बना होता है, और कुपिका होती है वो भी सल्की उत्तक से बनी होती है। भी घनाभाकार उत्तक होता है ना, ये आपकी एक प्रकार से वृक्कीय नली है ना, वृक्कीय यानी किडनी की जो नली है उसमें घनाभाकार उत्तक पाया जाता है, और किडनी के अंदर पाया जाएगा। जो वृक्कीय नली होती है उसके अंदर है वो घनाभाकार उत्तक पाया जाता है। स्तंभाकार उत्तक है, ये कहां पे पाया जाता है, तो ये आपकी आंत्र में, आंतरीय जगह पे ये पाया जाता है। और उसके बाद में जो श्वास नाल है, श्वास नाल है उसमें भी क्या पाया जाता है, आपका स्तंभाकार ये उत्तक पाया जाता है। और उसके बाद में सल्की, सत्रित सल्की उत्तक है, ये आपकी त्वचा में होता है। भी ये आपकी त्वचा है उसमें होता है। तो यहां पे त्वचा क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। त्वचा है वो आपकी सुरक्षा प्रदान करती है, तो इसीलिए आपकी सुरक्षा यानी एपिथेलियम उत्तक है वो क्या करता है, तो सुरक्षा करता है भी। ठीक है, वसा का भंडारण है वो आपका, ये एक स्योंजी उत्तक का उदाहरण है। स्योंजी उत्तक का उदाहरण है वसा का भंडारण। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। भी एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और एप्लीकेशन के ऊपर है वो एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है। भी इन नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो कंप्लीट हमने जो नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। और आपसे दावा करता हूं इस चीज का, आप यहां से कॉपी करके ये डाउनलोड करके और इनकी कॉपी निकलवा सकते हैं भी अलग से। ठीक है, और आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को कंप्लीटली रीड कर लेते हैं तो आपको साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। भी और साइंस के अंदर ग्रुप डी के अंदर है वो आप 20+ क्वेश्चन है वो सही करके आओगे, ये आपसे दावा है। लेकिन शर्त ये भी बढ़िया तरीके से रीड करना पड़ेगा। अब इसमें देखो भी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो यहां पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी आधा जल का अणु है, आधा जल का अणु। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला POP बन गया। भी POP कब बन सकता है, जब CaSO4 की CaSO4 और ये हो जाएगा आपके पास में H2O 2H2O, ये जिप्सम है। और जिप्सम को जब अपन गर्म करते हैं तो ये CaSO4 और हाफ H2O बन जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का यूज करते हैं, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो POP यानी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में जिप्सम का यूज किया जाता है। भी ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कांच के एक त्रिभुज, कांच का एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में प्रिज्म में क्या क्या होता है वो देखना है आपको। तो देखो भी यहाँ पे एक 3D चित्र में आपको बनाने की कोशिश करूंगा आपके सामने। तो ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में इस प्रकार से और इस प्रकार से ये प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस प्रिज्म के अंदर है वो दो तो फलक हो गए भी आपके, त्रिकोणाकार या फिर त्रिभुजाकार दो फलक हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये इसके पीछे वाला हो गया। ठीक है, और इसके बाद में एक तो आपका ये आयत जैसा एक ये हो गया, एक आयत जैसा ये हो गया, और एक आयत जैसा वो ये हो गया। तो 3 है वो आयताकार हो गए भी, 3 आयताकार पृष्ठ हो गए, और 2 है वो आपके 2 त्रिभुजाकार आधार हो गए, और 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ हो गए भी। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी सही है बिल्कुल। ठीक है, यानी इसमें आपका 2 तो त्रिभुजाकार फलक, ये एक तो ये सामने वाला, ठीक है, और एक इसके पीछे वाला, 2 त्रिभुजाकार आधार आ गया, और 3 आयताकार पार्श्व, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है।
अम्ल के साथ में न्यूनतम अपक्रियाशील धातु कौन सी है? जो कम अपक्रियाशील धातु होगी वही क्या न्यूनतम अपक्रियाशील धातु होगी भी। तो यहां पे के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, आलू जाने, आलू जाने, फिर प्रभु है, फिर प्रभु है, प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत, क्यों होगी आगे औरत। ये आपकी अपक्रियाशीलता का क्रम है। अब इसमें देखो भी कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अपक्रियाशील है। एल्यूमिनियम आपकी ये रही एल्यूमिनियम, लोहा है वो आपका ये रहा अफी लोहा, और तांबा है वो आपका कॉपर, कॉपर ये रहा भी यहाँ पे कॉपर, और जस्ता है जडन ये रहा भी। तो यहाँ पे देखो भी एल्यूमिनियम लोहा और जस्ता है ना वो क्या ज्यादा अपक्रियाशील है, और कॉपर यहाँ पे क्या है कम अपक्रियाशील है, जिसके कारण है ये अम्ल धातु से क्या है न्यूनतम अपक्रिया करते हैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी जड़ें या फिर जड़ें, तने या जड़ के व्यास में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो तना यानी आपका जो विभज्य ऊतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 प्रकार का होता है भी। पहला प्रकार होता है वो होता है शीर्षत विभज्योतक। अब इसमें शीर्षत विभज्योतक आ गया, मेरिस्टेमेटिक आ गया, और दूसरा होता है पार्श्व विभज्योतक, और तीसरा होता है आपका अंतर्विष्ट। शीर्षत है ये लंबाई में वृद्धि करता है, ये तने की और जड़ों की लंबाई में वृद्धि कौन करता है, शीर्षत करता है। पार्श्व है ये तने और जड़ों की मोटाई करता है भी, तना है और जड़ है उनकी मोटाई में वृद्धि कौन करता है, पार्श्व करता है भी। और यहाँ पे क्या है पार्श्व है, पार्श्व विभज्योतक नहीं होता भी, पार्श्व विभज्योतक होता है, और पार्श्व विभज्योतक को कैम्बियम भी बोलते हैं भी। पार्श्व विभज्योतक होता है उसे कैम्बियम भी बोलते हैं। और अंतर्विष्ट विभज्योतक है जब पौधा छोटा होता है तो उनकी टहनियों के बीच में गैप है वो बहुत कम होता है, लेकिन जब पौधा विकसित हो जाता है उस समय उनकी टहनियों के बीच में जो जगह थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। वो किसके कारण होती है, तो वो इंटरसेलुलर ये आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होता है भी। तो यहाँ पे तने और जड़ के व्यास में वृद्धि किसका कारण है, तो तने और जड़ के व्यास में वृद्धि किसका कारण है, तो ये आपका कैम्बियम का कारण हो जाएगा भी, या फिर पार्श्व विभज्योतक बोल सकते हैं भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो भी ये क्वेश्चन वापस पूछ लिया, शीर्षत विभज्योतक की निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित होता है। तो शीर्षत विभज्योतक है ये किसमें होता है, विषाणु में होता है, जीवाणु में होता है, पादप में होता है, या फिर प्राणी में होता है। तो ये पादप के अंदर पाया जाता है, पादप के अंदर पाया जाता है, पादप ऊतक है। शीर्षत विभज्योतक ये है वो एक प्रकार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है, और ये लंबाई में वृद्धि करता है भी, ये लंबाई के अंदर है वो वृद्धि करता है। देन उसके बाद में ये तने और दोनों की लंबाइयों में वृद्धि करता है भी, तने की भी और जड़ की भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और स्थिरीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है। यानी निम्नलिखित में से किसके संकुचन और स्थिलन के कारण अंग के अंदर है वो गति होती है। तो यहाँ उपास्थि ऊतक, पेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और अस्थियां। तो पेशीय कोशिकाएं होती है ये आपकी क्या है संकुचन और स्थिलन के कारण, यानी पेशीय कोशिकाओं के अंदर है वो आपका प्रोटीन भी पाया जाता है भी, एक प्रकार से इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण है वो इसमें संकुचन होता है और स्थिलन होता है, संकुचन और स्थिलन होता है, और जिसके कारण ये आपका पेशीय ऊतक है वो क्या है गति के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह स्वच्छ जल उत्पन्न करेगा। स्वच्छ जल उत्पन्न करेगा वो कौन सा होगा भी। अब स्वच्छ जल नहीं है, स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करेगा। देखो भी एक तो होता है आपके पास में सतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है,
ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो स्वस्थ ज्वाला के साथ में जलता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये आपकी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, ये स्वस्थ ज्वाला उत्पन्न करता है और ये धुएं के साथ में पीली ज्वाला उत्पन्न करेगा भी। ये धुएं के साथ में पीली ज्वाला उत्पन्न करेगा कौन? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, ये अशुद्ध होते हैं जिसके कारण ये पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे एथेन, एथीन, एथाइन और एथिलीन। एथेन होता है आपका C2H6, C2H6 है वो एथेन होता है भी। तो एथेन है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है भी, तो ये स्वस्थ ज्वाला उत्पन्न करेगा। एथीन, एथाइन और एथिलीन ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है भी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है, तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? यानी आपको कैपिटल G का मान पूछा है भी, तो कैपिटल G का मान कभी चेंज नहीं होता भी। ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, ये कभी चेंज नहीं होता। ये आपका 6.673 इंटू 10 की पावर है, वो आपके पास में माइनस में लगा दो भी, माइनस में 11, 10 की पावर माइनस में 11, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। तो अगर G का मान यहाँ पे देखो भी m द्रव्यमान था तो उसका नियतांक G था, तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह या फिर सार्वत्रिक नियतांक का शून्य क्या होगा? तो वो आपका शून्य ही होगा भी। कितना होगा? सॉरी शून्य क्या? G होगा भी, शून्य नहीं होगा। यानी जितना यहाँ पे है ना उतना ही G, ये चेंज नहीं होगा कभी भी, तो G ही रहेगा भी, G ही रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब m द्रव्यमान था, यहाँ पे 4m द्रव्यमान हो गया, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वो चेंज नहीं होता भी, वो कहीं पे भी ले जाओ आप उतना ही रहेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कमरा है उसके ताप पर द्रव अवस्था के अंदर होती है। तो अधातु की बात कर रहा है ये अधातु, तो मरकरी पारा एक धातु है अभी, ये क्या है अभी आपकी धातु है जो कि कमरे के ताप पर ये आपका लिक्विड में रहता है। लेकिन ब्रोमीन है वो इसमें आपकी अधातु है अभी, ब्रोमीन है Br जो कि आपकी अधातु है, और अधातु है, और ये क्या है कमरे के ताप पर क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया का कौन सा उत्पाद बनता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है? NaCl नमक है, नमक के साथ में NaCl नमक है, इसमें क्या जल मिला दे तो क्या बनेगा? ये Na, ये बन जाएगा अपने पास में क्लोर क्षार प्रक्रिया बनेगी तब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NO2, और उसके बाद में ये क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर है वो कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है भी, फिर क्लोरीन गैस बनती है Cl2, और फिर आपका हाइड्रोजन गैस बनती है भी। तो ये चीजें ध्यान में रखना, क्लोर क्षार प्रक्रिया के अंदर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें दे रखा है, तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। बैंकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये बैंकिंग सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है एक विद्युत जल तापक, एक विद्युत जल तापक है, विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित करता है भी। तो विद्युत जल तापक है, एक हीटर है, ये विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में चेंज करेगा भी।
ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर है वो कन्वर्ट करेगा अभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा, जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको बताना है भी दो पिंड है, दो पिंड नीचे दी गई गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह प्रकृति में प्रतिकर्षी होता है, यह प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति में प्रतिकर्षित होता है क्या, नहीं जी। उसके बाद में इसका परिमाण पूरे ब्रह्मांड में एक समान होता है। तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसका पूरे ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वो एक समान होता है, भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जहां पे यह पिंडों के द्रवों या पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये बात सही है। यानी दो ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण का बल का फॉर्मूला होता है Gm1 × m2। ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। और यहां पे आपके पास में नीचे क्या लग जाएगा, ये नीचे लग जाएगा दोनों के बीच की दूरी r²। तो यह पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बोल दो या फिर अनुक्रमानुपाती बोल दो, भी बिल्कुल सही बात है। ये आपका गुणनफल हो गया। और इस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इसके कारण ही पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये किसके कारण सही हो पाए, तो इसमें एक तो ये है भी पिंड के द्वारा गुणनफल के लिए अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही बात है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चारों ओर चक्कर लगाती है, ज्वार भाटा आना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सारे के सारे हैं वो आपकी एग्जाम्पल है किसके, गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो इसमें लास्ट के दो सही है, भी लास्ट के दो सही है, तो इसका मतलब तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर आपको दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।